ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहली बड़ी बगावत 1857 में हुई थी। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि ये कहानी की क्लाइमैक्स थी, शुरुआत नहीं। असल में 1857 से पहले के 100 सालों में भारत के लगभग हर कोने में छोटे बड़े विद्रोहों की आग लगातार सुलग रही थी। बिल्कुल। आज हम इतिहास के इन्हीं पन्नों को पलटेंगे। हमारी पड़ताल का आधार है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का एक अध्याय जो इन शुरुआती प्रतिरोधों पर रोशनी डालता है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि 1857 का महासंग्राम रातों रात खड़ा नहीं हुआ। नहीं, बल्कि उसकी जमीन 100 साल के गुस्से, बलिदान और संघर्ष ने तैयार की थी। बिल्कुल। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था और उनके तरीके क्या थे। और ये कोई एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग समूहों की अपनी अपनी शिकायतों का नतीजा था, जिनका दुश्मन एक ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। जरूर। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि जब हम लोगों के प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये लोग कौन थे, क्योंकि कोई एक चेहरा तो था नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसमें किसान, कारीगर, आदिवासी, बेदखल किए गए राजा और जमींदार, सैनिक, मतलब समाज का हर तबका। हाँ, यहाँ तक कि हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे। हर वो तबका जिसे कंपनी राज की वजह से नुकसान हो रहा था। कोई उदाहरण है इसके? बहुत है। सोचिए, 1810 में बनारस में हाउस टैक्स के खिलाफ एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकार को टैक्स वापस लेना पड़ा। अच्छा। हाँ। फिर 1814 में सूरत के लोगों ने नमक पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ दंगे कर दिए। 1816 में बरेली में पुलिस टैक्स को लेकर विद्रोह हो गया। और इन सब में खास बात ये थी कि अलग-अलग समुदाय और वर्ग, मतलब अमीर और गरीब, एक साथ खड़े थे। बिल्कुल, यही इनकी ताकत थी। एक मिनट, यहाँ एक सवाल आता है। अंग्रेजों के आने से पहले भी तो राजाओं के खिलाफ लोग आवाज उठाते थे, तो फिर अंग्रेजी शासन में ऐसा क्या अलग था कि ये विरोध इतना व्यापक और हिंसक हो गया? देखिए, बहुत जरूरी सवाल है ये। फर्क बुनियादी था। पहले के शासकों के खिलाफ विरोध अक्सर किसी खास जुल्म या राजा के बुरे बर्ताव को लेकर होता था। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी शासन का असर कहीं ज्यादा विनाशकारी और क्या कहते हैं, इम्पर्सनल था। कंपनी की दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने में थी। और उनकी बनाई हुई कानून व्यवस्था? वो भी आम आदमी के लिए नहीं थी। वो सरकार और उसके एजेंटों जैसे जमींदार और साहूकार, बस उन्हीं के हितों की रक्षा करती थी। मतलब लोगों के पास अपनी बात रखने, न्याय पाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। कोई रास्ता नहीं। इसलिए उन्हें लगा कि हथियार उठाना ही एकमात्र विकल्प है। तो नाराजगी की वजह बहुत गहरी थी। अगर हम स्रोतों को देखें तो पहली और सबसे बड़ी वजह तो जमीन ही लगती है। हाँ, बिल्कुल। जमीन से जुड़े नए कानून और भारी टैक्स भी है ना। बहुत ज्यादा भारी टैक्स। और फिर किसानों को उनकी ही पुश्तैनी जमीन से बेदहाल कर देना। और इसी से जुड़ी दूसरी वजह थी बिचौलियों और साहूकारों का बढ़ता शोषण। कंपनी ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिसमें किसान कर्ज के जाल में फंसता ही चला जाता था। और उसकी जमीन साहूकार या जमींदार के पास चली जाती थी। हाँ, और इन साहूकारों को कंपनी के कानून का पूरा संरक्षण मिला हुआ था। रुकिए, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब ये सिर्फ राजाओं और किसानों की लड़ाई नहीं थी, ये एक आर्थिक हमला भी था जिसने सीधे सीधे कारीगरों की रोजी रोटी पर चोट की। बिल्कुल। क्या हम कह सकते हैं कि ये भारत के डी इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की शुरुआत थी? कह सकते हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा नहीं था, ये भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा था। जैसे ब्रिटेन में बने सस्ते कपड़े। हाँ, जब वो भारत के बाजारों में आने लगे तो यहाँ के बुनकर और कारीगर बर्बाद हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और चौथी बड़ी वजह, आदिवासी इलाके। हाँ, आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी शासन का विस्तार, जिसने उनके जल, जंगल, जमीन पर सदियों पुराने अधिकार छीन लिए। ये सब मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना रहे थे। तो इन सभी अलग अलग विद्रोहों को समझने के लिए इन्हें किसी तरह से बांटना जरूरी है। स्रोत इन्हें कैसे वर्गीकृत करते हैं? इतिहासकार बिपिन चंद्र इन्हें समझने के लिए मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटते हैं। नागरिक विद्रोह यानी सिविल अपराइजिंग्स, ठीक है, आदिवासी विद्रोह और किसान आंदोलन। हम अपनी चर्चा में सैन्य विद्रोहों को भी शामिल करेंगे क्योंकि वो भी इसी बड़े असंतोष का एक अहम हिस्सा थे। ठीक है, तो नागरिक विद्रोहों से शुरू करते हैं। इनकी कमान अक्सर किसके हाथ में होती थी?
नेतृत्व तो अक्सर बेदखल किए गए शासकों, जमींदारों या उनके वंशजों के हाथ में होता था। लेकिन उनकी सेना कौन थी? आम किसान, बेरोजगार कारीगर और हटाए गए सैनिक। तो इनके नाराजगी की कई परतें थीं। हाँ, एक तरफ तो तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था और प्रशासन थे जो लोगों की जिंदगी उलट-पुलट रहे थे। और दूसरी तरफ? अपनी जमीन और इज्जत छीन जाने का गहरा गुस्सा। बिल्कुल। और एक बहुत बड़ी वजह थी अंग्रेजों का विदेशी चरित्र। वो हमेशा बाहरी बने रहे और भारतीयों के साथ बहुत तिरस्कार भरा व्यवहार करते थे, जिससे लोगों के स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंचती थी। और इन विद्रोहों की एक खासियत ये थी कि ये अक्सर पुराने अच्छे दिनों को वापस लाना चाहते थे। हाँ, इनका नजरिया पारंपरिक था। और कुछ कहानियां तो वाकई हैरान कर देने वाली हैं, जैसे सन्यासी विद्रोह 1763-1800। एक मिनट, सन्यासी और फकीर जो आमतौर पर शांतिप्रिय माने जाते हैं, वो हथियार क्यों उठा रहे थे? अरे हाँ, सन्यासी विद्रोह, यही बात इसे इतना दिलचस्प बनाती है। क्या ये वही लोग थे जो गांव-गांव घूमते थे, या ये कोई संगठित लड़ाकू समूह था? देखिए, 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। हाँ। और ऊपर से अंग्रेजों की कठोर आर्थिक नीतियां। तो इन सन्यासियों में ज्यादातर वो किसान थे जिन्हें उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। अच्छा। बाद में इनसे कई छोटे जमींदार, हटाए गए सैनिक और गांव के गरीब भी जुड़ गए। उन्होंने कंपनी की फैक्ट्रियों और खजानों पर छापे मारे। हाँ। और अंग्रेजी सेना से जमकर लोहा लिया। और इसकी सबसे खास बात थी, इसमें हिंदू सन्यासियों और मुसलमान फकीरों की बराबर की भागीदारी। हाँ, इसीलिए इसे फकीर विद्रोह भी कहते हैं। हाँ। मजनू शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे नेता इसमें शामिल थे। हाँ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी विद्रोह से प्रेरित है। बिल्कुल। और अगर हम दक्षिण भारत की ओर देखें तो पोलीगारों का विद्रोह 1795-1805 भी बहुत जबरदस्त था। पोलीगार? हाँ। मतलब स्थानीय सरदार। हाँ, जो अपने इलाकों में सैन्य और प्रशासनिक अधिकार रखते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे टैक्स वसूलने का अधिकार छीनने की कोशिश की तो वो भड़क उठे। और वीर पांड्य कट्टाबोम्मन इसके एक महान नेता बनकर उभरे। बिल्कुल। कट्टाबोम्मन ने कंपनी की सेना को एक भीषण लड़ाई में हरा भी दिया था। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता था, धोखा। हाँ, पुदुकोट्टई के राजा ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। और उसकी मदद से कट्टाबोम्मन पकड़ लिए गए। उन्हें सबके सामने फांसी दे दी गई ताकि दूसरे विद्रोह करने की हिम्मत न करें। ये अंदरूनी धोखेबाजी की थीम बार बार सामने आती है, जो बहुत दुखद है। बहुत दुखद। इसी तरह त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जब कंपनी ने सहायक संधि के तहत राज्य पर कठोर शर्तें थोपीं और राज्य कर्ज में डूब गया तो दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का खुला आह्वान किया। उनके भाषण को कुंडारा घोषणा के नाम से जाना जाता है। हाँ, जिसमें उन्होंने लोगों से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की। ये कितनी बड़ी बात है। एक दीवान जो सत्ता का हिस्सा था, वो अंग्रेजों के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर रहा है। लेकिन इस कहानी का अंत भी दुखद है। त्रावणकोर के महाराजा ने अंत में अंग्रेजों का साथ दिया। और जब वेलुथम्पी को लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो उन्होंने गिरफ्तारी के अपमान से बचने के लिए अपनी जान दे दी। ये दिखाता है कि अंग्रेजों का नियंत्रण कितना अपमानजनक माना जाता था। ये कहानियां दिखाती हैं कि प्रतिरोध कितना तीव्र था, लेकिन साथ ही आंतरिक फूट और धोखेबाजी भी एक बड़ी कमजोरी थी। और अगर सत्ता में बैठे दीवान और सरदारों का ये हाल था तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन समुदायों का गुस्सा कितना ज्यादा होगा जो अपनी जमीन और जंगल से ही पहचाने जाते थे। मतलब आदिवासी समुदाय। हाँ, उनके विद्रोह तो शायद और भी ज्यादा विस्फोटक थे। बिल्कुल। स्रोत साफ कहते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे ज्यादा, सबसे लड़ाकू और सबसे हिंसक आंदोलन आदिवासियों ने किए। और इसकी वजह सीधी थी। उनके लिए ये सिर्फ लगान या सम्मान की लड़ाई नहीं थी, ये उनके अस्तित्व की, उनकी पूरी जीवन शैली की लड़ाई थी। अंग्रेजों के नए कानूनों ने उनकी सामूहिक जमीन की परंपरा को तोड़ दिया। हाँ, उन्होंने झूम खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर रोक लगा दी और जंगलों को आरक्षित कर दिया, जिससे आदिवासियों का जीवन यापन ही मुश्किल हो गया। और इसके ऊपर से बाहरी लोगों का दखल, पुलिस, व्यापारी, ठेकेदार और साहूकार, जिन्हें आदिवासी दिकू कहते थे। हाँ, दिकू, ये लोग उनके इलाकों में घुसकर उनका शोषण करते थे और अंग्रेजी कानून हमेशा इन बाहरी लोगों का ही साथ देता था। बिल्कुल। यहाँ मुख्य भूमि और उत्तर पूर्व के आदिवासी विद्रोहों में थोड़ा फर्क समझना जरूरी है। अच्छा। मुख्य भूमि में विद्रोह का मुख्य कारण यही जल, जंगल, जमीन था।
जबकि उत्तर पूर्व में विद्रोह ज्यादातर राजनीतिक स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता के लिए थे। क्योंकि वहां अंग्रेज बहुत बाद में पहुंचे थे। हाँ, और उनकी कोशिश इन स्वतंत्र इलाकों को अपने नियंत्रण में लाने की थी, जिसका वहां के लोगों ने कड़ा विरोध किया। इन आदिवासी विद्रोहों की कुछ आम बातें भी थीं, है ना? हाँ, जैसे वे अपनी जातीय पहचान को लेकर बहुत एकजुट थे। और उनकी हिंसा का निशाना अक्सर बाहरी साहूकार और व्यापारी होते थे। बिल्कुल, और अक्सर उनका नेतृत्व किसी मसीहा जैसे नेता के हाथ में होता था, जो उनके सारे दुख खत्म करने का वादा करता था। कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह 1855-56। हाँ, ये बिहार की राजमहल की पहाड़ियों में हुआ। जमींदारों और साहूकारों के जुल्म के खिलाफ सिद्धू और कान्हू नाम के दो भाइयों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने विद्रोह कर दिया। और उन्होंने अपने इलाके को आजाद घोषित कर दिया था, जो एक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। बहुत बड़ा। उन्होंने कंपनी राज के अंत का ऐलान कर दिया। वाह! तो ये सिर्फ एक दंगा या लूटपाट नहीं थी, ये एक पूरी तरह से वैकल्पिक सरकार बनाने का ऐलान था। बिल्कुल, इसे दबाने के लिए अंग्रेजों को बाकायदा सेना बुलानी पड़ी और हजारों संथाल मारे गए। और कोल विद्रोह 1831 भी था। हाँ, वो भी बहुत भयानक था। छोटा नागपुर में जब कोलों की जमीनें बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों को दी जाने लगी, तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में एक जबरदस्त विद्रोह हुआ, जिसमें लगभग 1000 बाहरी लोग मारे गए। इसे भी बड़ी क्रूरता से दबाया गया होगा। हाँ, बहुत क्रूरता से। और उत्तर पूर्व का कोई उदाहरण? उत्तर पूर्व में खासी विद्रोह 1829-33 एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सड़क बनाने को लेकर हुआ था, है ना? हाँ, जब अंग्रेज ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने के लिए खासी पहाड़ियों से सड़क बनाना चाहते थे, तो इसके लिए बड़ी संख्या में बाहरी मजदूरों को लाया गया। और खासियों को लगा कि ये उनकी आजादी पर हमला है। बिल्कुल। तीरथ सिंह के नेतृत्व में उन्होंने बाहरी लोगों पर हमला कर दिया और एक लंबा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा, जिसे अंग्रेज कई साल तक दबा नहीं पाए। ये साफ है कि आदिवासी किसी भी कीमत पर अपनी आजादी और जीवन शैली से समझौता करने को तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। अब कुछ उन आंदोलनों की बात करते हैं जिनमें किसानों के मुद्दे धार्मिक भावनाओं के साथ जुड़ गए थे। ये भी एक दिलचस्प मेल है। हाँ, ऐसे कई आंदोलन थे जहां धर्म ने लोगों को एकजुट करने और लड़ने की प्रेरणा दी। जैसे बंगाल में फराइजी विद्रोह 1838 से 57। ये एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। हाँ, हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उनके बेटे दादू मियाँ के नेतृत्व में ये जल्द ही जमींदारों और अंग्रेज नील बगान मालिकों के खिलाफ किसानों के हक की लड़ाई बन गया। और उनका नारा था कि जमीन अल्लाह की है। हाँ, इसलिए उस पर लगान वसूलने का हक किसी को नहीं है। और पंजाब का कूका आंदोलन 1840-72, ये तो और भी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। ये भगत जवाहरमल द्वारा एक सिख धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अंग्रेजों के पंजाब पर कब्जे के बाद बाबा राम सिंह के नेतृत्व में ये एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने प्रतिरोध के जो तरीके अपनाए वो अपने समय से बहुत आगे थे। मतलब? उन्होंने स्वदेशी यानी सिर्फ हाथ से बुने कपड़े पहनना और असहयोग यानी अंग्रेजी कानूनों, अदालतों और शिक्षा का बहिष्कार जैसी अवधारणाओं का इस्तेमाल किया। एक मिनट रुकिए, स्वदेशी और असहयोग, ये तो वो शब्द हैं जिन्हें हम सीधे गांधी जी और 20वीं सदी के स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ते हैं। बिल्कुल। मतलब ये विचार दशकों पहले पंजाब के एक धार्मिक आंदोलन में इस्तेमाल हो रहे थे। ये तो कमाल की बात है। बिल्कुल, और यही बात इसे असाधारण बनाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ये विचार गांधी जी के साथ आए, लेकिन इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, ये यहाँ दिखता है। ये एक तरह का आर्थिक और सामाजिक विद्रोह था जो राजनीतिक बन गया। हाँ, और ये दिखाता है कि प्रतिरोध के तरीके कितने विविध और रचनात्मक थे। तो अब तक हमने नागरिक, आदिवासी और धार्मिक किसान विद्रोहों की बात की, लेकिन एक मोर्चा और था जहां अंग्रेजों को सबसे कम उम्मीद होगी, उनकी अपनी सेना के भीतर। हाँ, सिपाहियों की बगावत। सिपाहियों की बगावत की बात आते ही मेरे मन में हमेशा वेतन या बुरे बर्ताव जैसी बातें आती हैं। क्या ये सिर्फ यही वजह थी या मामला और भी गहरा था? मामला और भी गहरा था। शायद पहचान और धर्म से जुड़ा हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वेतन और प्रमोशन में भेदभाव तो था ही, और अंग्रेजों अधिकारियों का बुरा बर्ताव भी एक बड़ी वजह थी। लेकिन असली चिंगारी अक्सर धर्म और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर लगती थी। जैसे 1806 का वेलोर विद्रोह। हाँ बिल्कुल, वहाँ सिपाहियों को पगड़ी की जगह चमड़े की एक नई टोपी पहनने का आदेश दिया गया। उन्हें शक था कि वो गाय या सूअर की खाल से बनी है। और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं पर सीधा हमला था। हाँ,
उन्होंने विद्रोह कर दिया और मैसूर के शासक का झंडा भी फहरा दिया। और ऐसा ही कुछ 1824 में बैरकपुर में भी हुआ था, है ना, जब सिपाहियों ने बर्मा जाने से इनकार कर दिया था। हाँ, क्योंकि उस समय ऊंची जाति के हिंदुओं में मान्यता थी कि समुद्र पार करने से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ये उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न था। बिल्कुल। जब उन्होंने जाने से मना किया तो उन पर गोलियां चलाई गईं और कईयों को फांसी दे दी गई। ये सब छोटी छोटी घटनाएं दिखाती हैं कि असंतोष बहुत लंबे समय से सिपाहियों के अंदर पनप रहा था, जो आखिरकार 1857 में एक बड़े ज्वालामुखी की तरफ फटा। तो इन सब को सुनकर एक बात तो दिमाग में बैठ जाती है कि 1857 का विद्रोह कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कोई अकेली चिंगारी नहीं थी। वो तो उस आग का विस्फोट था जो भारत के अलग अलग हिस्सों में समाज के हर तबके के बीच 100 साल से सुलग रही थी। बिल्कुल। 1857 उन अनगिनत विद्रोहों की परिणति थी जिनके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते या जिन्हें इतिहास की किताबों में बस कुछ पंक्तियों में समेट दिया जाता है। हाँ, ये सच है कि ये शुरुआती विद्रोह कुछ वजहों से कमजोर थे। बहुत कमजोर थे। ये स्थानीय थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। हाँ, इनका नेतृत्व पारंपरिक सोच वाला था और इनके हथियार पुराने थे। हाँ, इसीलिए अंग्रेजों के लिए इन्हें एक एक करके कुचलना आसान हो गया और ये एक राष्ट्रीय चुनौती नहीं बन पाए। लेकिन इन्होंने उस जमीन को तैयार किया जिस पर 1857 का महासंग्राम लड़ा गया। बिल्कुल। इन्होंने अंग्रेजी राज के असली चरित्र को लोगों के सामने उजागर कर दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रतिरोध की एक विरासत छोड़ी। और अब एक विचार हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ, स्रोतों में हमने बार बार देखा कि कैसे इन बहादुर विद्रोहियों को दूसरे भारतीयों ने ही धोखा दिया। जैसे वीर पांडे कट्टाबोमन को पुदुकोट्टई के राजा ने पकड़वाया, या वेलुथम्पी को उनके अपने महाराजा ने अकेला छोड़ दिया। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है, जब हम एक विदेशी ताकत के खिलाफ प्रतिरोध पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ये आंतरिक धोखे उस समय अखंड भारत की धारणा के बारे में क्या बताते हैं? क्या उस समय लोगों की पहचान राष्ट्रीय होने के बजाय अपनी रियासत, अपनी जाति या अपने क्षेत्र तक ही सीमित थी? और अगर ऐसा था तो इस मानसिकता ने इस एक सदी के संघर्ष को कैसे और कितना प्रभावित किया? इस पर सोचिएगा जरूर।